सिस्टम। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे हेल्थ केयर एजेंसीज के बारे में। हेल्थ केयर एजेंसी आपकी कौन कौन सी होती है और हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, हेल्थ के सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो हमको देना होता है, और हेल्थ सिस्टम। ये तीन हमारे मेन टॉपिक हैं आज के इस वीडियोस में। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेल्थ केयर एजेंसीज मतलब एजेंसीज क्या होता है, एक वर्क करना है ना, एक से ज़्यादा कुछ फील्ड में पार्टिकुलर या समाज को, सोसाइटी को एक सर्व करना, राइट। तो एजेंसीज का काम होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया आपका, हेल्थ सेटअप्स वगैरह होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा हेल्थ केयर एजेंसी के अंदर क्या आता है हमारा हॉस्पिटल्स ना। हॉस्पिटल सभी जाते हैं जनरली ना, एक्सपीरियंस किया होगा। तो हॉस्पिटल क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर हमको क्या होता है, कंपेरिहेंसिव हमको केयर मिलता है। जो भी हमारी डिसीज है उसका डायग्नोसिस होता है वहाँ पर हमारा, और जो भी पर्सन सिक है ना, कोई सिक है, कोई इंजर्ड है, एक्सीडेंटल केस है, या फिर रूटीन उसको एडमिट हुआ है ना, जनरलाइज या स्पेशलाइज आपके हॉस्पिटल हो सकते हैं ना। जनरलाइज हो सकता है या फिर स्पेशलाइज। स्पेशलाइज मतलब ऐसा हॉस्पिटल जो कि पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज है, जैसे न्यूरो हो गया, ऑर्थो हो गया है ना। तो न्यूरो वाले हॉस्पिटल में हम देखते हैं वहाँ पर जो न्यूरो के ब्रेन के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है फिर आपका कैंसर हॉस्पिटल्स आते हैं कुछ, तो वहाँ पर पार्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। जनरल हॉस्पिटल मतलब वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट है उनका सेटअप होता है, थोड़ा थोड़ा हर डिपार्टमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इस तरीके से हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो स्पेशलाइज हो सकते हैं किसी पार्टिकुलर डिसीज़ के लेकर, जैसे मैंने बताया न्यूरो हो गया ना, फिर आपका कैंसर हो गया या कार्डियो हो गया। तो एक स्पेशलाइज हो सकता है या फिर जनरलाइज भी आपके हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। जैसे कैंसर हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम में तो स्पेशलाइज पेशेंट्स उससे सफ़र कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में जा सकता है। तो हॉस्पिटल्स क्या है आपका, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिक को या इंज्योर्ड पीपल को डायग्नोज करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल आपके जो भी उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, उसको ट्रीट किया जाता है। अब हॉस्पिटल्स में आपके जनरलाइज हो सकते हैं या फिर स्पेशलाइज भी आपके हॉस्पिटल हो सकते हैं। फिर आती है आपकी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़। दिस एजेंसीज प्रोवाइड केयर सर्विस टू द पेशेंट हु आर क्रिटिकल and need continuous care for the recovery. Here the nursing and medical care are also provided. ओके अब लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, जैसे कि नाम से क्लियर है, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज लिखा नहीं है शायद मैंने, ठीक है। लॉन्ग हेल्थ केयर फैसिलिटीज या लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज ना। तो लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज में क्या होती है, जो पर्सन को मतलब प्रोलॉन्ग टाइम नीड है ना, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिकवर करने के लिए क्या होता है, लंबे समय तक उसको नीड है उस चीज़ की, तो हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट को हेल्थ केयर एजेंसी से, जो लॉन्ग टर्म एजेंसीज होती है, हम उनको मेडिकल हो गया और नर्सिंग केयर हो गया। मेडिकल और नर्सिंग केयर ऐसा जो पर्सन होता है, पेशेंट होता है, उनको दोनों केयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई का लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गया, या फिर कोई न्यूरो का पेशेंट है, या उसको ब्रेन का कोई भी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो वो 1 वीक या 2 वीक या 1 डे या 2 डेज में ठीक नहीं होता है, तो उसको मोर देन हमारा 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, इवन 1 ईयर और 2 ईयर भी लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म हम उनको केयर देते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म पेशेंट को हम रिकवरी करने के लिए मेडिकल और नर्सिंग दोनों हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। ये आती है आपकी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ के अंदर। देन आती है आपकी रिटायरमेंट सेंटर्स ना। अब जो ओल्ड एज होने के बाद, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आफ्टर 60-70 के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं ना ओल्ड एज में। तो रिटायरमेंट सेंटर में आता है आपका, फ्यू ओल्ड पीपल आफ्टर रिटायरमेंट from their job fail in the crisis and feel alone and their psychosocial need not fulfill. So retirement center are meant to care for the people whose psychological and मैचुरेशनल क्राइसिस। ओके अब किसी पर्सन जैसे ओल्ड एज होते हैं ना, तो ओल्ड एज में क्या होता है, एक तो वो घर पे कुछ काम नहीं रहता है ना, ओल्ड एज जो पर्सन है तो उसको वो थोड़ा सा एलोन फील करते हैं, उनका ना फ्रेंड से मिलना जुलना हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। इसी जगह उनको क्या करते हैं हम, रिटायरमेंट सेंटर या जो ओल्ड एज होम रहते हैं, तो वहाँ पर उनके एज ग्रुप के पर्सन मिल जाते हैं, उनको थोड़ा सा केयर मिल जाता है, और आपस में बातचीत करने के लिए उनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी हो जाता है, म्यूचुअल उनको फ्रेंड मिल जाते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा उनका वेलबींग है वो भी अच्छा रहता है और आपस में उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और वहाँ पर हम उनको केयर भी प्रोवाइड करते हैं ना। तो इनको हम बोलते हैं रिटायरमेंट सेंटर। तो यहाँ पर उनकी साइको सोशल जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाती है। जनरली हम देखते हैं घर में जो ओल्ड एज रहते हैं उनके साथ हम भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अलग से रूम के अंदर बैठे रहते हैं या घर में हमारे बैठे रहते हैं। तो उनकी जो साइको सोशल नीड है वो भी फुलफिल हो जाती है ओल्ड एज जो सेंटर होते हैं, रिटायरमेंट सेंटर, वहाँ पर। और क्योंकि फिर इसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल और जो मैच्योरेशनल क्राइसिस है उससे भी सफ़र नहीं करते। देन आता है हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगला है हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर। रिटायरमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया। रिहेबिलिटेशन मतलब कि वापस से जो उसकी पहले की स्थिति थी, जैसे किसी को कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई है, कोई साइकोलॉजिकल है, तो जो पहले था उस कंडीशन में उसको उस स्थिति तक वापस से रिहेबिलिटेट करना। 100% तो नहीं पर कुछ परसेंट हम उसे कर सकते हैं। तो वापस से जो पर्सन होता है उसको वापस से रिहेबिलिटेट करना। दीज आर द सेंटर विच प्रोवाइड ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट विद इन द कैपेसिटी of patients. Special consideration are taken in regard to the physical influence of work. ओके, सो रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैसा होता है, जैसे आपका फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी हो गई है या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया जिसकी वजह से बोन का फ्रैक्चर हो गया है, तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमको क्या होता है, रिहेबिलिटेट करना होता है ना। तो वो ऐसी डिसीजन को ज़्यादा समय जाता है वापस से ठीक होने में, वापस से वो कंडीशन तक आने के लिए। तो उस हम क्या करते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन जो सेंटर होते हैं वहाँ पर वो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं ना, फिजिकल जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होती है वो कराते हैं, टाइम टू टाइम केयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिहेबिलिटेट हम हो जाते हैं। फिर अदर वो फिजिकल हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है। फिर अगला आता है हमारा हॉस्पिटल सर्विसेज। ये समझ आया रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये सारे हेल्थ केयर के अंदर आते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी, हॉस्पिटल सर्विसेज और हॉस्पिटल ना। So these services are based on the concept of caring of community, professional and non-professional people together with family, emphasizes on the dealing with emotional and spiritual problem as well as problem of terminally ill. Primary concern is to control pain and symptom, keeping the patient at home as long as possible or desirable, make rest of days comfortable and meaningful. हॉस्पिटल सर्विसेज में क्या होता है, हॉस्पिटल अलग होता है। हॉस्पिटल क्या हो गया, हमने देखा एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सिक पीपल से इंजर्ड पीपल है या जो फिजिकल उनको डिफॉर्मिटी, उनको हम केयर करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। हॉस्पिटल सर्विसेज में मतलब पेशेंट उसके घर पर ही जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर भी रहता है, और ऐसा पर्सन जो कि हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहा है ना, प्रोलॉन्ग टाइम से बेड रिडन पेशेंट है, फिजिकल डिसेबल है, तो ऐसे पेशेंट को, या टर्मिनली इल पेशेंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं इमोशनल सपोर्ट हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम उनको, पेन हो गया, पेन को रिलीफ करना, तो उसके लिए हम हॉस्पिटल जो सर्विसेज होती हैं, या फिर वो टेलीकॉलिंग हो गया, या फिर क्या होते हैं टेली सर्विसेज होती है, हमने देखा कि मोबिलाइजेशन होता है, उसमें क्या करते हैं हम घर पे पेशेंट को रह करके हॉस्पिटल जो सर्विसेज है वो होम से उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो हेल्थ केयर एजेंसी से फर्स्ट इसके अंदर आता है आपका हॉस्पिटल, जहाँ पर सिक एंड इंजर्ड पीपल है, जिसको डिसीज हुई है उसको हम एडमिट करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको क्यूर करते हैं। हॉस्पिटल आपका स्पेशलाइज हो सकता है किसी पार्टिकुलर डिसीज से लेकर, जैसे कार्डियो हो गया, न्यूरो हो गया, कैंसर हो गया, या फिर आपका जनरलाइज या मल्टी स्पेशलिटी आपका हो सकता है। लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ में वो आती हैं जो प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट को कंटिन्यूस, कोई क्रिटिकल पेशेंट उसको कंटिन्यूस केयर की नीड होती है, फिर उसमें आपकी नर्सिंग केयर आ जाती है, मेडिकल केयर बहुत उसमें इंक्लूड होती है। रिटायरमेंट सेंटर में कुछ पर्सन जैसे जॉब से रिटायर हो जाते हैं, ओल्ड एज हो गया ना, तो वो फैमिली से भी अपनी ना क्राइसिस फील करते हैं, एलोन फील करते हैं अपने आप में ओल्ड एज के बाद आफ्टर, तो वहाँ पर हम साइको सोशल उनकी नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो वहाँ पर उनके एज ही एक ही एज ग्रुप के सेम पर्सन रहते हैं जैसे उनकी जो साइको सोशल नीड है। साइको मीन्स मेंटल, और सोशल मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस होना, थोड़ी फ्रेंडशिप होना, लोगों के साथ बातचीत करना, तो वो जनरली वो नहीं हो पाती है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए जो उनकी मैच्योरेशनल क्राइसिस है उसको हम उनको रिटायरमेंट सेंटर में भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो हेल्थ केयर एजेंसी है फर्स्ट इसके अंदर आता है आपका हॉस्पिटल, जहाँ पर सिक एंड इंजर्ड पीपल है, जिसको डिसीज हुई है उसको एडमिट करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसको
भेज सकते हैं। फिर आता है आपका रिहेबिलिटेशन, जहाँ पर जो भी हमारी डिसीज होती है, फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी है जो प्रोलॉन्ग टाइम से स्पेसिफिक हमारा फिजिकल, जिसकी वजह से हमारा वर्क इन्फ्लुएंस हो रहा है, वहाँ पर हम उनको एडमिट कर देते हैं, जिससे जो भी फिजिकल केयर उनको मिलती है वापस से वो रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। रिहेबिलिटेट मतलब वापस से उसी स्टेट तक लेकर के आना जैसे पहले थे। हॉस्पिटल सर्विसेज में वो सर्विसेज होती हैं जो हम होम पेशेंट यदि घर पर है उसको साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको फुलफिल करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं हम होम पे, घर पे जाकर के जो पर्सन रहता है, जो पेशेंट रहता है, उसकी नीड को फुलफिल करते हैं। टर्मिनली इल पेशेंट, टर्मिनली इल मतलब ऐसा पेशेंट जो कि लास्ट स्टेज पर है ना, जिसको केयर की सख्त ज़रूरत है, जो लास्ट स्टेज पर है और जिसको हम घर पे जाकर ही पूरी फिजिकल मतलब जो कि ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, सिर्फ बेड पर ही डला, उसको खाना भी हमको खिलाना है, उसकी कंप्लीट केयर करना है। तो टर्मिनली इल पेशेंट की भी हम केयर करते हैं इस तरीके से। देन आता है आपका हेल्थ केयर सर्विसेज ना, ये हो गया हमारा हेल्थ केयर एजेंसी में। अब हेल्थ केयर सर्विस मतलब किस किस चीज़ में हम हेल्थ केयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हेल्थ केयर जो हमारी टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके टाइप्स में आता है आपका, फर्स्ट आता है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन कैसे करते हैं हम? प्रीनेटल क्लासेस। प्रीनेटल मतलब कि जो डिलीवरी से पहले का ना बच्चा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं तो डिलीवरी से पहले वाली जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल। और आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या बोलते हैं हम? पोस्ट नेटल ना, प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल। तो हम इसमें क्या करते हैं? प्रीनेटल क्लासेस देते हैं हेल्थ प्रमोट करने के लिए। प्रीनेटल क्लास है, प्रीनेटल क्लासेस, जिसमें क्या करते हैं हम उसको एजुकेट करते हैं प्रीनेटल की, आपको किस तरीके से डाइट लेना है ना, किस तरीके से आपको जब भी आप वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हो तो आपस में किस तरीके से उठना बैठना है, चलना है ना। तो बेबी की जो है डिलीवरी होने से पहले ना, ताकि उसको कोई भी बाय बर्थ से कोई भी इननेट कोई भी डिसऑर्डर ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनको एजुकेट करते हैं, आपको क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, कौन से टाइम कब इंजेक्शन लेना है, इम्यूनाइजेशन आपको कब लेना है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? उनको एजुकेट करते हैं। प्रीनेटल हम क्लासेस देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनको प्रीनेटल क्लासेस देते हैं। देन न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। तो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में क्या करते हैं हम? इसी के अंदर है अगला पॉइंट, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में हम उसमें पेशेंट को क्या करते हैं? पेशेंट जो होता है, जो लेडी होती है, या उनको हम न्यूट्रिशनल के बारे में बताते हैं कि आपको क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है ना, स्पेशली क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, किस तरीके की आपको डाइट लेना है, कितने किलोग्राम में क्या चीज़ लेना है, एनर्जी हो गया, वो सारी चीज़ें हम उनको न्यूट्रिशनल गाइड करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जिसके अंदर वो अपने न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के थ्रू हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। फिर आती है एक्सरसाइज क्लासेस। एक्सरसाइज में हम डेली की उनको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जिससे कि वो हेल्दी रहें, उनको डिसीज़ ना हो। किस कौन सी यदि चीज़ नॉर्मल हेल्थ के लिए कौन सी एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, या फिर कोई डिसीज़ हो गई है ना, फिजिकल कोई फ्रैक्चर हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी हम उनको सिखाते हैं। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, स्ट्रेस को हमको कैसे मैनेज करना है। आज हम देखते हैं जनरली हमारी वर्क लाइफ में, आज 5 साल के बच्चे को भी पूछोगे तो वो भी बोलता है मुझे स्ट्रेस हो रहे, टेंशन हो रहा है ना, पढ़ाई को लेकर टेंशन है, किसी को कुछ को लेकर टेंशन है। तो हमारे मन में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव होता है, तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम उनको एजुकेट करते हैं, उसमें हम काउंसलिंग करते हैं। देन स्मोकिंग स्टॉप क्लासेस ना, स्मोकिंग को यदि स्मोकिंग कर रहा है, उसको हैबिट है तंबाकू, स्विमिंग की, स्मोकिंग की है, अल्कोहल की, तो एक्सेट्रा, उनको हम क्या करते हैं? स्टॉप करने के लिए उनको हम थेरेपीज देते हैं, कुछ उनको क्लासेस देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके हेल्थ प्रमोशन में, जिसमें हमने देखा प्रीनेटल केयर, डिलीवरी से पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं उनको हम प्रीनेटल क्लासेस देते हैं, न्यूट्रिशन से काउंसलिंग देते हैं, क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ें आपके लिए हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, डेली आपको एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस, तनाव, जो टेंशन होता है उसको मैनेज करना सिखाते हैं, और स्मोकिंग को स्टॉप करना। देन इलनेस प्रिवेंशन,
है ना। अभी तो हमने इसको प्रमोट किया हेल्थ को, अब यदि इलनेस होगी तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ना, बीमारी का बचाव। तो हेल्थ इलनेस प्रिवेंशन में आता है आपका स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट कैंसर। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं, जैसे कि हम कुछ बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर्स हो गए उन पे हम देखते हैं, यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या पीएचसी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर अवेयरनेस के लिए वो प्रोग्राम करते हैं। या फिर हम गांव में जाते हैं, वहाँ दीवार पर कुछ कुछ लिखा रहता है ना, तो ये क्या होता है हमारा एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम। एग्जाम्पल जैसे हाइपरटेंशन, या फिर थोड़ा सा हम और अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो जो डिजिटल ऐड हो गई वो हम चलाते हैं। सब स्टेशन पे जाते होंगे जनरली, या कहीं बॉम्बे साइड जाते हैं, वहाँ पर आपको बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ कुछ ऐड दिखाई देते हैं। तो वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम डिजिटली भी रन करते हैं, जिससे जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया ना, तो हाइपरटेंशन क्या है, इसके कॉजेस क्या, हाइपरटेंशन आपको कैसे होता है, तब हाइपरटेंशन होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ये सब के बारे में क्या करते हैं हम। ब्रेस्ट कैंसर है ना, वुमेंस में हम देखते हैं आज रेशियो ज़्यादा बढ़ रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बारे में हम उनको एजुकेट करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे हम कम कर सकते हैं। देन हम करते हैं रूटीन चेकअप फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। रूटीन यदि आप चेकअप कराएंगे या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप थोड़ा सा उसमें हेल्दी रहेंगे, और आपको कोई भी डिफॉर्मिटी होगी, कोई भी चेंजेस आ रहा होगा तो अर्ली स्टेज में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आपका रूटीन एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 ईयर में, आपको 3 मंथ में, या सॉरी 6 मंथ में, 3 मंथ में आपको एक बार एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, जो रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं। देन इम्यूनाइजेशन, हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनाइज करते हैं, जैसे छोटे 1 साल से 5 साल का जो बच्चा रहता है, इवन और पहले से जब वो माँ के गर्भाशय में रहता है, यूट्रस में रहता है, तभी से उसको टीका लगना ना, इंजेक्शन लगना, वो सारी चीज़ें चालू हो जाते हैं। तो जो इम्यूनाइजेशन, पोलियो हो गया ना, बचपन में हम जाते थे पोलियो के लिए, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाते थे है ना, तो ये पोलियोस होता है, वो हमको पोलियो दवा कड़वी होती है तो पीते नहीं थे ना, इंजेक्शन वगैरह लगता था टिटनेस का। तो ये इसके भी क्या करते हैं हम, इलनेस को प्रिवेंट करते हैं। देन आता है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल, जब आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं ना, जैसे वर्कर्स है, कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा हैवी प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको उनकी सेफ्टी के लिए हम देखते हैं कि अभी जैसे हमारे इधर फायर सेफ्टी अभी देखा होगा, वो कैप रहता है उनका ना, मास्क रहता है, हैंड ग्लव्स रहते हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कलर वाला उनका ड्रेस रहता है, जिससे कि वो अंधेरे में या कहीं पर गिर जाए या कुछ हो जाए तो वो बॉडी को दूर से या पर्सन को दूर से देख करके पता चल जाए कि सामने कोई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनको एजुकेट करते हैं, और जो भी उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव किट होती है वो हम गूगल्स हो गया, हेड कैप हो गए, ग्लव्स हो गए, उस सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं उनको, कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको वेयर करना है, वो सब। फिर आता है पब्लिक एजुकेशन ना, पब्लिक में भी हम एजुकेट करते हैं। समटाइम हम देखते हैं जहाँ पर पब्लिक पैलेस ज़्यादा है ना, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, या जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम उनको एजुकेट करके ऐड वगैरह रन करके, नेशनल टीवी पे ऐड आता है ना, अभी तक का ऐड आता था पहले पोलियो से रिलेटेड, तो उस तरीके से हम ऐड करके पब्लिक को भी एजुकेट करते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में क्या होता था, हम किसी को भी फ़ोन करते थे, वो कोविड के बारे में बताना शुरू कर देते थे, तो ये क्या होता है जनरली पब्लिक एजुकेशन। देन आता है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, डायग्नोसिस मतलब उसको डिसीज़ क्या हुई है, एक्चुअल डिसीज़ क्या, उसका पता लगाना ना। तो जब तक हमको डिसीज़ का पता नहीं लगेगा हम उसको उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जो भी डिसीज़ डायग्नोसिस होता है सभी का क्या होता है, अपना अपना एक अलग अलग पूरा ट्रीटमेंट होता है ना उसका। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, नर्सिंग केयर हो गया, नॉन फार्मेकोलॉजिकल है, फार्मेकोलॉजिकल है, सपोर्टिव है, तो पूरा हर एक डिसीज़ के लिए क्या होता है, अपना अपना एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है। तो उसको हमको पहले डायग्नोज करना होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको क्या कराते हैं भाई, कभी एक्सरे कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ सीटी स्कैन कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में कि भाई बीमारी क्या है उनको पहचानने के लिए है। तो रेडियोग्राफिकल प्रोसीजर, एग्जाम्पल एमआरआई, सीटी, एक्सरे स्टडीज़। रेडियोग्राफिक में आ जाता है आपका जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है आपके डायग्नोसिस के अंदर।
एक्सरे है, MRI है ना, एक्सरे, MRI, CT, USG है ना, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू एग्जामिन करते हैं पेशेंट का। कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, तो डॉक्टर भाई बोलते हैं ऊपर से शुरू करते हैं, जीभ दिखाओ ना, लिप्स चेक करते हैं, आइस दिखाओ ना, मुंह खोल के आ करो ना, डॉक्टर बोलते हैं हमको। फिर हमारे स्टेथोस्कोप से इधर ब्रेस्ट हमारा हार्ट साउंड चेक करते हैं, लंग साउंड चेक करते हैं। फिर एब्डोमिनल में कोई प्रॉब्लम है, पेट दर्द है या कुछ है, तो फिर इधर चेक करते हैं। तो ऐसा करके पूरा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे भी हम डायग्नोज कर पाते हैं। देन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं ना, CBC वगैरह हो गया, जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर हमको बताते हैं, वो टेस्ट हमको कराना होता है। ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट, ये डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है आपका। ये रेडियोलॉजिकल हो गया, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड ब्लड टेस्ट। उसके बाद है फिर आपका ट्रीटमेंट। अब हमने डायग्नोज कर लिया है पेशेंट को क्या हुआ है, इसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या आता है, पहले क्लाइंट को, जो भी हमारा पेशेंट, उसको एजुकेट करना है ना, उसकी डिसीज़ के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, मेडिसिन वगैरह कैसे लेना है, क्या चीज़ें कैसे लेना है, कौन सी डाइट फॉलो करना है, कौन सी डाइट नहीं लेना है। जैसे एब्डोमेन का कोई प्रॉब्लम हुआ है ना, पेट दर्द हो रहा है, डायरिया, लूज मोशन है, तो हम उसको बोलेंगे फाइबर डाइट ज़्यादा लेना है ना, ऐसी डाइट नहीं लेना है, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना है ना, कचौड़ी, समोसे, बड़ा पाव, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है, मैदे का प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा सॉफ्ट डाइट लेना है, दलिया, रवा हो गया, फाइबर डाइट, ऐसी डाइट लेना है ना। तो क्लाइंट को कम्प्लीटली एजुकेट करना अबाउट टू डिसीज़ के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, कैसे उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे जल्दी से वो रिकवर हो सकता है, मेडिसिन वगैरह कैसे लेना है, डाइट के बारे में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ एजुकेशन में। देन आपका सर्जिकल इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट में अब मेडिकल, उसके बाद फिर आपका सर्जिकल, मतलब कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो मेडिसिन से भी क्यूर नहीं होती है ना, ठीक नहीं होती, तो फिर उनको हमको क्या करना होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब सर्जरी करके उसको हमको ठीक करना होता है। देन लेज़र थेरेपीज आती है, स्पेशली ऐसे कोई कैंसर पेशेंट होता है जिसके लिए हम बीम लेज़र थेरेपी का यूज़ करते हैं। तो कैंसर में क्या रहता है, जो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स, उनका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। लेज़र थेरेपी में क्या होती है, यहाँ से एक बीम आती है, और जैसे ये कोई भी यहाँ पर आपका उपकरण है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक रेस आती है, एक बीम आती है, और स्पेशली जहाँ पर वो सेल्स होता है उसके ऊपर हम उसको फोकस करते हैं, जैसे लेज़र लाइट होती है वैसा, और वो सेल को क्या करती है, वहाँ से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो ये होता है आपका लेज़र थेरेपी। देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती है ना, जो हम पेशेंट को देते हैं, वो मेडिसिन में आ जाता है आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में। क्लाइंट एजुकेशन, सर्जिकल इंटरवेंशन, इसके अंदर है सर्जिकल इंटरवेंशन, लेजर थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज में जो हम मेडिसिन वगैरह देते हैं उसको, है ना, पेशेंट को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन वगैरह दी जाती है, वो सब आता है आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में। तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। पेशेंट को एजुकेट करना, उसका एक्सरसाइज वगैरह हो गया, डाइट वगैरह हो गया, डिसीज़ के बारे में कैसे रिकवर करता है उसके बारे में उसको समझाना। सर्जिकल इंटरवेंशन, यदि इससे भी फार्माकोलॉजिकल से भी ठीक नहीं हो रहा है
मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, है ना, उससे भी यदि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम उसके जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद आता है आपका लेजर थेरेपी, जैसे स्पेशली कैंसर पेशेंट वगैरह हो गए हैं ना, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेजर थेरेपी का यूज़ करते हैं। और फार्माकोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से हम एक ट्रीटमेंट को करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद फिर आता है आपका रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में आपका पेशेंट आपका मेंटल या फिजिकल कोई भी इलनेस हो सकती है, या फिर वो एडिक्टिव हो सकता है, कुछ केमिकल्स वगैरह का एडिक्शन हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, टोबैको, स्विमिंग हो गया, या फिजिकल कोई उससे डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, है ना, या फिर मेंटली पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है। तो तीनों तरीके के पेशेंट को हम यहाँ पर रिहेबिलिटेट करते हैं। फर्स्ट आता है कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम। कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम में हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजेस वगैरह होती है उनके बारे में जनरल अवेयरनेस फैलाना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, उनके बारे में बताना, हार्ट डिसीज़ कौन कौन सा खाना खाने से हार्ट डिसीज़ ज़्यादा हो सकती है, कौन सा खाना नहीं खाने से आप हेल्दी रह सकते हो, क्या क्या चीज़ें यूज़ करने से, कौन कौन से पैरामीटर के यूज़ करने से आप फिट और हेल्दी रह सकते हो, है ना। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हो जाते हैं। जैसे CPR वगैरह हो गया जनरल, उसके बारे में बताना, है ना, ऐसे खाने के बारे में बताना, डिसीज़ आप किससे होती है। फिर पल्मोनरी प्रोग्राम्स, कार्डियोवैस्कुलर के बारे में और पल्मोनरी, ज़्यादातर जो दोनों ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम एंड पल्मोनरी प्रोग्राम फर्स्ट पॉइंट इसमें। कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम, दूसरा है पल्मोनरी, पूरा लिख लेना, प्रोग्राम, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, स्पोर्ट मेडिसिन, थर्ड है स्पोर्ट मेडिसिन। then alcohol and drug dependent, अल्कोहल है या पेशेंट ड्रग्स से एडिक्टेड है तो उनको इंडिपेंडेंट कराना उससे, स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम उसमें करते हैं रिहेबिलिटेट करने के लिए पेशेंट को। कार्डियोवैस्कुलर हो गया, या फिर लंग्स से रिलेटेड कोई डिसीज है, अस्थमा वगैरह हो गया ना, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, निमोनिया है, तो उससे रिलेटेड हम उनको क्या करते हैं, प्रोग्राम करके एजुकेट करते हैं। देन आता है आपका स्पोर्ट मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन, जैसे कई बार क्या होता है स्पोर्ट के टाइम पर इंजरी हो जाती है फिजिकल, हम कुछ फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, ऐसे हम जो प्लेयर्स रहते हैं उनको इंजरी हो जाती है तो उसको फिजियोथेरेपीज वगैरह हम देते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, और जो भी हमारे यूज़ होते हैं इक्विपमेंट उनका हम यूज़ करके पेशेंट को क्या करते हैं, ठीक करते हैं, राइट, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। देन एल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंट, अब ऐसा पेशेंट जो अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया या स्मोकिंग हो गया, वो सारे प्रोडक्ट को लेता है, तो उन सबको इंडिपेंडेंट करने के लिए, उसको डी एडिक्ट करने के लिए हम उसको थेरेपीज वगैरह हो गया ना, एजुकेट वगैरह करते हैं और उसको मेडिसिन वगैरह देके वापस से उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। तो आता है आपका स्ट्रोक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, समटाइम पैरालाइज हो जाता है उसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हमको पैरालाइज हो जाता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में एजुकेट करना, थोड़ा सा नॉलेज देना पर्सन को, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगला हमारा हेडिंग है हेल्थ केयर सिस्टम। द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम आर कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल हेल्थ एंड डिसीज। इसमें आपका ABCD 3 इसमें आपका यूज होता है, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। हेल्थ केयर सिस्टम में है कॉन्सेप्ट,
आइडियाज कॉन्सेप्ट आइडियाज ऑब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन। तो कम्प्लीटली हेल्थ सिस्टम होता है उसका उद्देश्य, उसका पर्पस क्या होता है, हमारी हेल्थ को डेवलप करना, पॉजिटिव मेंटेन करना। तो कॉन्सेप्ट में आपका कोई भी डिसीज हो सकता है, एग्जांपल आपका हेल्थ डिसीज है। आइडियाज आपका एक्यूटी, कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ना। तो जो भी हमको डिसीज हुई है उसको मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं हम उसको, निष्पक्ष रह करके उस डिसीज़ को प्रॉपर तरीके से उसको ठीक करना, जो भी प्रॉब्लम हुई उसको पूरा कवरेज करना, जो भी प्रॉब्लम है फिर पेशेंट जिससे भी सफ़र कर रहा है उसको इफेक्टिव तरीके से उसको मैनेज करना, वापस से उसे ठीक करना। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर। ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं आपके, हॉस्पिटल्स हो गया, हेल्थ केयर सेंटर हो गया, तो ये किस में आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट में। फिर आता है आपका पर्सन, एग्जाम्पल प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। पर्सन में कौन आता है आपका, प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जो उसको कंज्यूम कर रहा है। तो ये ABCD 3 मॉडल पे काम कर रहा है, करता है ना, A B C और D। ए में क्या आता है आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब आपका जो भी पर्सन है उसको हेल्थ केयर डिसीज है। आइडियाज मतलब उसे हम कैसे ठीक करेंगे, निष्पक्ष होकर के उस चीज़ को पूरा कवरेज करना, इफेक्टिव वे में उसको ट्रीट करना। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मतलब इसको कौन करेगा, कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट में हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर एजेंसीज। पर्सन, पर्सन में एक तो आपका प्रोवाइडर आता है, दूसरा कंज्यूमर। प्रोवाइडर मतलब जो पर्सन आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए ना, आपका फार्मासिस्ट हो गए, वो पर्सन आ गया। दूसरा कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हमारा पेशेंट। तो ये 3 सिस्टम पे इस तरीके से इसका जो सिस्टम है वो वर्क करता है। और इसका एम उद्देश्य होता है कि जो हेल्थ उसको पॉजिटिव वे में डेवलप करना, हेल्थ को ठीक करना। ठीक है, आए समझ। ठीक है, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी।